Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all. आज हमारा जेनेटिक्स का अगला लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, कुछ इशू था यूट्यूब में, नहीं शुरू हो रहा था, तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप तुम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ाई करी होगी, NCERT पढ़ ली होगी, ठीक है। तो आज हम देखो, हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन तो पढ़ लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन किस तरह से काम करता है। अब देखो, मेंडल ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही ट्रेट एक बार में लिया, है ना, एक ही कैरेक्टर को उसने क्रॉस करवा के देखा। मेंडल ने ऐसा भी काम करा जहाँ पर उसने पी प्लांट को क्रॉस करवाया, लेकिन जिनके अंदर दो कैरेक्टर डिफरेंस थे, है ना। उसने ज़्यादातर क्या लिया था कि एक कैरेक्टर डिफरेंट था, बाकी का सब सेम था। लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करवाए जहाँ पर उसने दो कैरेक्टर डिफरेंट रखे। जैसे कि मान लेते हैं एक पी प्लांट है, ठीक है, तो उसने क्रॉस करवाया, मान लेते हैं उसका जो सीड है वो येलो कलर का है और राउंड उसकी शेप है, और दूसरा सीड है वो ग्रीन कलर का है और वो रिंकल्ड शेप का है। तो मेंडल को ये पता चला कि दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, जो सीड मिला अब, हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड। लेकिन अभी जो उसको सीड मिला ना, वो कैसा था, जो रिजल्टेंट सीड था वो येलो कलर का था और वो राउंड शेप का था, है ना। आगे है दस येलो वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो हमको तो पता है सीड कलर के अंदर येलो डोमिनेंट करता है, तो येलो कलर डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर और राउंड शेप डोमिनेंट है रिंकल्ड शेप के ऊपर। ये जो रिजल्ट हैं वो आइडेंटिकल थे टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट। ये जो रिजल्ट थे वो आइडेंटिकल थे उन क्रॉसेस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन जिस तरह से आई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी शो हुई, ठीक है। मतलब ग्रीन सीडेड, येलो सीडेड और राउंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर, मतलब जो भी हमको रिज़ल्ट मिला था, वही सेम रिज़ल्ट हमको यहाँ पर मिला। तो हम लोग कैपिटल वाई तो येलो के लिए, छोटा वाई ग्रीन के लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए, छोटा आर हम रिंकल शेप के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा पेरेंट जो कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई और छोटा आर छोटा वाई वाई के बीच में है, तो ये तुम लोगों को पता चल गया, ये वाला राउंड है और येलो है, ये वाला रिंकल्ड है और ग्रीन है बेटा। जो क्रॉस है इन दोनों प्लांट के बीच में कैन बी रिटन डाउन एज एन फिगर, आगे हम फिगर देखेंगे। तो जो गैमीट हैं, अब देखो आर आर वाई वाई, ये क्या दे सकता है, ये आर दे सकता है, ये वाई दे सकता है, ये आर ये वाई, ठीक है। ये गैमीट हमको मिल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों मिले आपस में, तो क्या बना, आर छोटा आर, ये तुम लोगों को मिला, ठीक है, F1 के अंदर। जब मेंडल ने F1 को सेल्फ क्रॉस करवाया, तो उसको पता चला कि 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड, 1/4 के पास ग्रीन था। जो 3/4 प्लांट थे उनके पास येलो सीड था और जो 1/4 बच गए उनके पास ग्रीन था। जो येलो एंड ग्रीन कलर है वो सेग्रीगेट हुए किस रेशो के अंदर, 3:1 वाले रेशो के अंदर। राउंड एंड रिंकल सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेटेड, और राउंड और रिंकल सीड शेप जो है वो भी 3:1 रेशो, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हुआ, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस यहाँ तक देख लिया। अब आर कैपिटल आर छोटा आर को हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। देखो फॉकलाइन मेथड में किधर बताऊँ, इधर ट्राई करते हैं बताने का, इसमें अब होता नहीं है ना एक एक्स्ट्रा पेज। देखो ये है, मान लेते हैं तुम्हारे पास यही दिया है हमको। पहले तो तुम इधर आर आर वाले देखो, इनको क्रॉस करवाओ, तुमको प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है, कैपिटल आर आर, एक मिनट, है ना, कैपिटल आर छोटा आर, कैपिटल आर छोटा आर, आर आर। तो अगर ये सारे चार प्रोडक्ट है तो मैं इसको हाफ ले लूँ, इन दोनों को 1/4 ले लूँ, समझ आया। सेम टू सेम कैपिटल वाई और छोटा वाई में सेम रेशो आएगा, ठीक है। तो अब तुम लोग सबसे पहले पहला वाला कैरेक्टर लिखो, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल आर आर,
कैपिटल आर छोटा आर आर आर। इनके आगे इनका नंबर लिख लो, ये 1/4 आया, ये हाफ आया, ये 1/4 आया। अब कितने कैरेक्टर आएंगे, मतलब कितने अलग अलग वेरिएशन आएंगे कैपिटल वाई छोटा वाई के क्रॉस से? ये भी 3 आएंगे बेटा, है ना। कैपिटल वाई छोटा वाई, कैपिटल वाई छोटा वाई, तो कैपिटल वाई 1/4, कैपिटल वाई छोटा वाई हाफ, और छोटा वाई 1/4। तो ये 3 आगे इस तरीके से, मैं इतना प्रॉपरली लिख नहीं पाऊंगी, कैपिटल वाई, ठीक है। और इसके आगे तुम लोग इनका नंबर लिख लो, ये कितना मिला 1/4, ये हाफ और 1/4। इस तरीके से तुम लोगों को सारे लिखते जाने हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके आगे 3 लाइंस आएंगी सेम टू सेम, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई। ये छोटे के ऊपर मैं डंडा लगा रही हूँ ऐसे ही सेम इधर कैपिटल वाई छोटा। अब अगर तुमसे पूछे कि भाई जो ये प्लांट था इसके अंदर कैपिटल आर छोटा वाई ये कितने मिले, तो तुम बता सकते हो ये कितना है, आधा। मल्टीप्लाई ऐसे मत कर देना कि जोड़ दिया, आगे मल्टीप्लाई में छोटा वाई कितने 1/4, तो ये कितने हो गए टोटल 1/8 हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन कितने हैं 1/8 के हो गए, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से फॉकलाइन मेथड, आई थिंक ये पुनेट स्क्वायर से ज़्यादा इजी पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर से तुम लोग एक बार खुद करके देखना है, इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों रेशो निकाल के देखो, नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं फिर अगले क्लास में करवा दूँगी। तो आगे हम शुरू करते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ किसके बेसिस पे दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेटा 2 लॉ दिए थे मेंडल ने, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये याद रखना है। और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके बेसिस पे दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ये भी यूनिवर्सल नहीं है, इसकी भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आगे दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइप था, जो फिनोटाइप थे राउंड येलो रेशो में, रिंकल्ड येलो रेशो, राउंड ग्रीन रेशो, रिंकल्ड ग्रीन, तो ये किस रेशो में आए 9:3:3:1। ये जो ऐसा रेशो था ना, वो सभी कैरेक्टर, बहुत सारे अलग अलग पेयर ऑफ कैरेक्टर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ उसने सीड कलर और सीड शेप ली थी, बाकी की अलग अलग चीज़ें भी उसने कंसिडर करी और उसको सेम रिजल्ट मिला। तो जो रेशो है उसको डिराइव करा कि 3 तो येलो और 1 ग्रीन, 3 राउंड 1 रिंकल। ये जो डेरिवेशन था वो कैसे बताया, देखो 3 राउंड थे, 3:1, राउंड और रिंकल तो इस रेशो में थे, येलो और ग्रीन ये भी बताया था। जैसे अगर अपन सिंगल लेते कि सिंगल कैरेक्टर में डिफरेंस लिया है कि भाई सिर्फ राउंड और रिंकल्ड में है, तो ये तो तुम लोगों को पता है कि 3:1 आना था फिर तो रेशो। और अगर सिर्फ येलो ग्रीन लेते तो भी 3:1 आना था, तो दोनों को रख दिया 3:1, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन। अब टोटल राउंड येलो कितने हो गए, 3 × 3 9 राउंड येलो हो गए, 1 × 3 रिंकल्ड और येलो कितने हो गए, 3 × 1 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद आएगा, एक मिनट रुकना, हाँ सॉरी, फिर है कि फिर इसने पूछा है कि राउंड और ग्रीन कितने, तो राउंड वाला 3, ग्रीन वाला 1, तो इंटू 3 हो गई, 3 राउंड ग्रीन, और रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ये ग्रीन, तो 1 1 × 1। इस तरीके से ये 9:3:3:1 वाला रेशो आया। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। फिर आता है कि इस क्रॉस के ऊपर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस के ऊपर मेंडल ने प्रपोज करा एक दूसरा सेट ऑफ जनरलाइजेशन, जिसको अपन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ अगर एक कैरेक्टर है राउंड वाला रिंकल्ड वाला, यहाँ है ग्रीन और येलो, जब ये कैरेक्टर देखो जब ये कैरेक्टर सेग्रीगेट होगा ना, मतलब जब ये कैरेक्टर किसी गैमीट के अंदर आएगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब सीड कलर वाला कैरेक्टर, सॉरी ये तो शेप है ना, सीड शेप वाला कैरेक्टर जब सेग्रीगेट होगा किसी गैमीट में आएगा तो सीड कलर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सीड कलर सेग्रीगेट होगा और वो गैमीट में आएगा तब सीड शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
देखो अब मान लेते हैं कि इस गैमीट में राउंड आया, इसमें रिंकल आया, ठीक है। अब ये ग्रीन और येलो, ये ग्रीन और येलो देखेगा नहीं कि उसने रिंकल्ड बनाया तो मैं इसके साथ पेयर हूँ। ये सेग्रीगेशन एकदम टोटली इंडिपेंडेंटली तरीके से होगी, है ना। जैसे कि तुम्हारे हॉस्टल में 2-2 पेयर हैं सब रूम्स के अंदर, तो जब मतलब तुम लोग एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब तुम पढ़ोगे तभी वो पढ़ेगा या तब वो पढ़ेगा तभी तुम पढ़ोगे। क्या पता वो खेल रहा है तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो वो पढ़ रहा है। तो तुम्हारा पढ़ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका पढ़ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा पढ़ना सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारा जो पढ़ने का वो हुआ काम हुआ वो एकदम इंडिपेंडेंट है दूसरे से। तो इसी तरीके से गैमीट में जब ये कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, उस टाइम पे एक दूसरे कैरेक्टर आपस में कुछ भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है बेटा। अब आगे आता है, आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूँगी अच्छे से बताने का। द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड। अब ये जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है ना, इसको अपन देख सकते हैं इजीली किसको यूज़ करके, पुनेट स्क्वायर को यूज़ करके ड्यूरिंग म्यूसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पॉलन इन F1। कंसिडर द सेग्रीगेशन, हम एक पेयर ऑफ जीन की कैपिटल आर और छोटा आर की सेग्रीगेशन मान लेते हैं। तो 50% के पास कैपिटल आर होगा, 50% के पास छोटा आर होगा। नाउ बिसाइड्स ईच गैमीट, अब क्या मतलब एक गैमीट में क्या तो छोटा आर होगा या बड़ा आर होगा, तो इट शुड ऑल्सो हैव द अलील कैपिटल वाई और वाई। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कैपिटल आर है या छोटा आर है, अब उस गैमीट के अंदर क्या तो कैपिटल वाई होगा या छोटा वाई होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर एंड 50% आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% छोटा वाई। कि कैपिटल वाई छोटा वाई किस तरीके से सेग्रीगेट हो रहे हैं, किस तरह से वो गैमीट में आ रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि उसके अंदर कैपिटल आर है या छोटा आर है। ऐसा नहीं होता कि कैपिटल आर है तो भाई मैं तो अपने भाई कैपिटल वाई को बुलाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। तो देयरफॉर 50% के पास कैपिटल छोटा आर वाली गैमीट होगी, क्या पता उसके पास कैपिटल वाई हो, और जो क्या पता उसके पास छोटा वाई हो, तो उसके भी आधे आधे चांस हैं। सिमिलरली जो 50% बाकी का कैपिटल आर बचा उसके पास भी आधा आधा चांस है कि उसको क्या तो कैपिटल वाई मिले या उसको छोटा वाई मिले, ठीक है। तो दस देयर आर 4 जीनोटाइप, तो हमारे पास जीनोटाइप कितने 4 ऑफ गैमेट, 4 टाइप ऑफ पोलन एंड 4 टाइप ऑफ एग। 4 तरीके के पोलन बनेंगे, 4 तरीके के एग्स बनेंगे। द 4 टाइप्स ऑफ, जो 4 टाइप, अब पोलन किस किस टाइप के बन सकते हैं, अरे क्या हो गया इसको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर छोटा वाई, छोटा आर कैपिटल वाई, छोटा आर छोटा वाई। अब ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो कैपिटल आर के पास 2 चांसेस है, क्या तो ये वाई के साथ जाए या छोटा वाई के साथ जाए। छोटा आर के पास भी 2 चांसेस है, कैपिटल वाई के साथ जा या फिर छोटा वाई के साथ जा। तो ये 4 कॉम्बो मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हैं, इन किताब वालों ने लिखे हैं। अब इनको एक बार इधर लिखो एक बार इधर लिखो, आपस में क्रॉस करवाते जाओ, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये पुनेट स्क्वायर वाला भी काम हो जाएगा। तो विद अ फ्रिक्वेंसी कितनी है 25% है, टोटल गैमेट का 1/4 ही बनेगा। व्हेन यू राउट डाउन, जब तुम लोग पुनेट स्क्वायर में इधर एक साइड फीमेल एक साइड मेल जब तुम लोग कर दोगे, फिर तुम क्रॉस कर लो, फिर जीनोटाइपिक रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो दोनों फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ पे जो भी तुम्हारा जीनोटाइप आया F2 में वो लिखो, दे आर एक्सपेक्टेड, उनका जो फिनोटाइप है एक्सपेक्टेड वो लिखो, ठीक है। हम अब आगे शुरू करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज देखते हैं कितना पढ़ा पाऊंगी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अपन आज ये शुरू करते हैं। चलो भाई, अब आता है कि मेंडल ने अपना जो काम था वो पब्लिश करा था, उसके किसके अंदर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1985 के अंदर, ना सॉरी 1865 के अंदर उसने अपने जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का जितना भी ज्ञान उसके पास था उसने पब्लिश करा 1865 के अंदर। बट कुछ वजहों की वजह से उसके काम को बिल्कुल तराशा ही नहीं गया 1900 तक, ठीक है। 1900 तक किसी को पता भी नहीं था कि भाई मेंडल चाचा ने कुछ ऐसे डिस्कवरी करी है, क्योंकि 1900 तक क्या था, कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। जैसे कि भाई अब आज के ज़माने में तो चलो मीडिया है, कैमरा है, हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर में ईजिली कोई छप सकती है, हम लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बांटने के लिए। बट उस टाइम पे तो ये सब नहीं था ना भाई, ये सब नहीं होता था। तो उन दिनों के अंदर
इसी वजह से उसका जो काम था वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा जनता को नहीं पता चला था कि भाई मेंडल चाचा ने ये काम करके रखा है। ठीक है, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन इजी नहीं था, तो एक वजह ये भी है कि मेंडल का काम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा जो उसका कंसेप्ट था जीन्स का और फैक्टर का, वो एज अ स्टेबल, उसने कहा था ना कि फैक्टर स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो कंट्रोल करती है किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन को, एंड ऑफ द पेयर और एलियल्स के बारे में जो ब्लेंड नहीं करती कभी भी आपस में, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीड इन नेचर। क्योंकि बेटा अलील जो हैं उनमें चेंजेस आते हैं, नेचर के अंदर होती है, चेंज तो होते हैं ना, वेरिएशन आते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, म्यूटेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं। तो उसके उस अलील वाले कंसेप्ट को लोग समझ नहीं पाए थे, ज़्यादा लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। तीसरा है कि भाई लोगों को तब बिल्कुल अचंभे रह गए कि भाई बायो के अंदर उसने मैथ कैसे इस्तेमाल कर दी, तो उसका वो लॉजिक था वो भी उन्होंने गलत बता दिया। तीसरा था कि भाई उसने मैथ यूज़ करी ना बायोलॉजिकल फिनोमिना को यूज़ करने के लिए, वो एकदम नया था और बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे मेरे जैसे कि भाई बायो में मैथ का क्या काम। तो मेंडल चाचा ने गलत सलत काम कराया, ऐसा मानना था उस टाइम पे। और बेटा ये था कि उस टाइम पे ना डार्विन का दौर चल रहा था। डार्विन ने जो ऑब्जर्वेशंस रखी ना उस टाइम पे, उनका ही थोड़ा जोर था, तो ज़्यादा लोग डार्विन दादा पे ही ध्यान ज़्यादा देते थे, मेंडल पे इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। फाइनली उसके बाद मेंडल के काम को तराशा गया। मेंडल के वर्क ने सजेस्ट करा दैट फैक्टर वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रूव, उसने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया इसका। ठीक है, उसने सिर्फ बोल के छोड़ दिया, बस उसने हवा में ऐसे बात करते कि भाई फैक्टर है वो स्टेबल है, वो पास होता है, जिसकी वजह से जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक्सप्रेस करवाना पॉसिबल हो रहा है, बट उसने इसका कोई फिजिकली प्रूफ नहीं दिया कि हाँ भाई वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से मेंडल के ऊपर ज़्यादा लोगों ने भरोसा नहीं किया। 1900 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पर उसके काम को देखा और उसके काम पे अलग अलग रिसर्च करी। डी वरीज था, कॉरेंस था, वॉन तस्मार्क था। इंडिपेंडेंटली उन्होंने रीडिस्कवर करे मेंडल के रिजल्ट को ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो। इस टाइम तक माइक्रोस्कोप एडवांस हो गए थे दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व, साइंटिस्ट लोग देख सकते थे कि भाई सेल डिवीजन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। ठीक है, तो सेल डिवीजन प्रॉपरली दिख रहा था, माइक्रोस्कोपिक दुनिया भी काफ़ी आगे बढ़ रही थी। इसके बाद क्या डिस्कवरी हुई, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर आखिर है क्या, ऐसे स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर हैं उनकी डिस्कवरी हुई। दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है वो डबल होता जा रहा है, कब, सेल डिवीजन से जस्ट पहले। तो इनको क्या कहा गया, इनको क्रोमोसोम कहा गया। क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि ये कलर्ड बॉडीज़ हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम स्टेन करने के बाद ही देख सकते हैं, इसी वजह से क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडीज ओनली वी कैन सी आफ्टर ओनली स्टेनिंग। ठीक है, तो भाई क्रोमोसोम वगैरह जो थे वो डबल होते हैं, और मतलब जो दिखते हैं वो दिखते डबल हैं, इस तरीके से होता है ना क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमेटिड हैं तो डबल दिखता है और डिवाइड करता है जस्ट सेल डिवीजन से पहले। 1902 तक जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बिन वर्कड आउट, कि भाई म्यूसिस के दौरान क्रोमोसोम की क्या मूवमेंट होती है, इस बात को हम लोगों ने पता लगा लिया था। वॉल्टर सटन, थियोडर बोवेरी, इन दोनों ने नोट करा दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। उन्होंने देखा कि इधर अगर क्रोमोसोम है तो इधर जीन है, जैसे जैसा काम क्रोमोसोम कर रहा है वैसा वैसा काम जीन कर रही है, दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ, और मेंडल चाचा के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट का इस्तेमाल करा। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। अब तुम लोग याद करो तुम लोगों ने माइटोसिस म्यूसिस के टाइम पे क्या क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम किस तरीके से क्या मूवमेंट कर रहा था। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो क्या है बेटा, कि क्रोमोसोम भी पेयर में रहते हैं, जीन्स भी पेयर में ही रहती हैं। द 2 alleles ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में एक जैसे दिखते हैं उनके भी होमोलोगस साइट के ऊपर जो जीन है, जो अलील है, वो मिलती है। तो होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे G1 फेज के अंदर ये क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड है, G2 में पेयर कर लिया, मियोसिस 1 में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चले गए, मियोसिस 2 में बिल्कुल अलग हो गए, और जर्म सेल में टेलोफेज के बाद एकदम ही अलग अलग होके आ गए। ठीक है,
आगे है भाई, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एनाफेज के टाइम पे द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो दो जोड़े हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, देखो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये वाला जब इक्वेटर पे आके अलाइन होगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसको कोई दखल अंदाजी नहीं देने देगा। जब ये वाला लाइन होगा तो उसको लेफ़्ट वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे इंडिपेंडेंटली आके अलाइन हो सकते। इन दोनों को आपस के मूवमेंट में कि वो कैसे चल रहा है उसको देख के मैं चलूँ, ऐसा केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है आपस में, अपने अपने से मतलब है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए कंपेयर द क्रोमोसोम, नीचे हमको 4 अलग अलग कलर में दिए हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी 1 लॉन्ग ऑरेंज, ये जो ऑरेंज वाला है, और जो दूसरा छोटा ग्रीन क्रोमोसोम है, और एक लंबा येलो और एक छोटा रेड वाला। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि क्या पता भाई ग्रीन वाला रेड की जगह आ जाए, रेड वाला ग्रीन की जगह आ जाए, येलो वाला ऑरेंज की जगह आ जाए। ऐसा नहीं है, जैसा का जैसा है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, तो ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा इसने दे दिया। देखो अब जब ऑरेंज के नीचे ग्रीन था तब भी जो एक सीधी लाइन में जितने क्रोमोसोम थे वो आए हैं। अब फिर हमने ऑरेंज के नीचे रेड दे दिया, तो अब थोड़ी ना कि भाई ग्रीन उधर चला गया तो मैं तो रेड को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब ऑरेंज के नीचे रेड आ गया। बस इन्होंने यही बताया कि भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है क्रोमोसोम की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नीचे ग्रीन है कि नीचे येलो है कि नीचे रेड है, ठीक है। सटन और बॉवरी ने आर्ग्यू करा कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, वो लीड करेगी सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। देखो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, जीन होगा। अब जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट होगा वैसे तो जीन भी तो सेग्रीगेट हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा वैसे ही जो जो उनके पास अपने अपने एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब सटन ने अकेले ने ये नॉलेज को क्या करा, इकट्ठा करा, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडलियन प्रिंसिपल। मेंडल के चाचा के प्रिंसिपल के साथ सटन अकेले ने क्रोमोसोमल के सेग्रीगेशन को, नॉलेज को आगे बढ़ाया और उसने इसको कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर तुमसे पूछे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी और ऑप्शन में सिर्फ सटन है तो कराना, सिर्फ सटन और बोवरी है तो भी कराना, और अगर अलग अलग ऑप्शन में सटन और बोवरी हैं कि भाई फर्स्ट इज सटन सेकंड इज बोवरी, तो सिर्फ सटन करके आना, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, आई होप तुम लोगों को समझ गए होंगे। अब है कि इस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़, अब इससे नए नए आइडिया आएंगे, नए नए आइडिया तो एक्सपेरिमेंट आएंगे। अब आता है कि भाई इसकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सपेरिमेंटल जांच किसने करी, कि भाई एक्सपेरिमेंट करके किसने देखा। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जांच करी, प्रैक्टिकली करी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उसके कलीग्स ने करा। लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट कोई वेरिएशन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो वेरिएशन आ रही हैं वो मॉर्गन अंकल ने देखा और हमें बताया। मॉर्गन ने किसके साथ काम करा, अब उसको कुछ चाहिए ना कि भाई एक्सपेरिमेंट करूँ मैं किसी के ऊपर, तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई को चुना। क्यों चुना ये आगे बताया उन्होंने, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर याद रखना है, विच वर फाउंड, क्योंकि वो ऐसी स्टडीज़ के लिए बहुत सूटेबल थी, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था। क्यों, क्योंकि उनको हम लेबोरेटरी में कोई भी ऐसा थोड़ा गला हुआ केला रख तो उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे, तो सिंथेटिकली हम लोग लैब के अंदर उसको ईजीली ग्रो करवा सकते हैं, वो आ सकती है। दे कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, और ऐसा नहीं है कि भाई जन्मों जन्मों तक उसके लाइफ साइकिल चल रही है, हम लोग तरस गए उसकी प्रोजेनी देखने के लिए पर प्रोजेनी हो ही नहीं रही है। ऐसा ही ऑर्गेनिज्म ले लिया तो मॉर्गन अंकल की तो उम्र ही बीत जाती है ना, तो फिर तो उसके तो प्रोजेनी ना होते, मॉर्गन अंकल ऊपर चल बसते। ऐसा नहीं करना था। फ्रूट फ्लाई जो है उसकी 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाती, अब मॉर्गन अंकल 2 हफ्ते तो जिए ना आदमी, है ना, तो 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल थी किसकी, मॉर्गन अंकल की नहीं, 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल थी फ्रूट फ्लाई की। और उसकी जो सिंगल मीटिंग, एक ही मीटिंग के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आ सकते थे, तो बहुत सारे प्रोजेनी हम लोगों के लिए उतना ही फ़ायदा, हम लोग इजीली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते थे अलग अलग फ्लाई को।
तो ऑल्सो हमारे पास क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन था कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल था। मेल और फीमेल एकदम डिस्टिंग्विशेबल था, हम लोग देख के बता सकते कि ये वाला मेल है तो ये वाली फीमेल है। ऑल्सो उसके पास कुछ काफ़ी सारे हेरिडिटी वेरिएशन थे, ऐसा नहीं है कि वो छोटी है तो उसके अंदर एक दो ही वेरिएशन होंगे, ऐसा नहीं था। उसके पास काफ़ी तरीके के हेरिडिटी वेरिएशन थी जो हमें लो पावर माइक्रोस्कोप, ज़्यादा खर्चा करे बिना हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर ईजीली देख सकते थे। ठीक है बेटा। अब आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? मॉर्गन ने कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। जो भी कैरेक्टर, जो भी जीन, ऐसे जीन्स को पकड़ा जो कि सेक्स लिंक्ड थे, ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने देखा। ये जो क्रॉसेस था, जैसा का जैसा मेंडल ने पी में करवाया वैसा मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में करवाया। तो मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज करा येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल को। देखो इसका इजी तरीका है, देखो नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी स्किन केयर का काफ़ी ध्यान रखती हैं, तो वो वाइट तो वो येलो बॉर्डेड होंगी। अब येलो यार ब्राउन से तो ज़्यादा ही फेयर है ना। अब आगे है कौन सा? ब्राउन बॉर्डेड, तो ऑब्वियसली येलो बॉर्डेड फीमेल्स होंगी क्योंकि वो अपनी स्किन केयर का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। अब आदमी काम करता है बाहर तो वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया। वाइट आइड फीमेल लोग थोड़ा ठंडे स्वभाव की होती है तो उनकी आईज वाइट थी। आदमी लोग गुस्से वाले होते हैं तो लाल आँख रखते हैं भाई, तो रेड आइड मेल्स थे। ठीक है, तो येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल्स, ब्राउन बॉर्डेड रेड आइड मेल्स, याद रहेगा ना हमेशा। उनको आपस में इंटरक्रॉस करवाया, फिर उनको F1 प्रोजेनी मिली। उन्होंने देखा कि ये जो दोनों जीन्स थी, येलो बॉडी की और वाइट आई की, मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये आपस में दखल अंदाजी नहीं दे रही थी, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया। मैंने तुमको बताया था कि वो यूनिवर्सल नहीं है, उसकी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्या? लिंकेज। लिंकेज की वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। बट फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, मेंडल चाचा ने इतनी मेहनत करी थी भाई, कुछ तो हम उसको दें। अब उसने देखा, मतलब कि मॉर्गन अंकल ने देखा कि येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल, जैसा कि मेंडल चाचा ने बताया था, अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ने आपस में दखल अंदाजी की तो उन्होंने देखा कि ये एकदम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हुई और F2 का जो रेशो था वो 9331 से बहुत ज़्यादा ही डेविएट हुआ, क्योंकि दोनों जीन्स हम लोगों ने सोचा था कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी बट इंडिपेंडेंटली नहीं हुई, तो रेशो भी 9331 नहीं आया। ठीक है भाई। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने क्या देखा? जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उसके ग्रुप को पता था कि ये जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और उन्होंने देखा कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में सेम क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन प्रेजेंट हों, द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन दैट ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप। तो जो पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, और नॉन पेरेंटल कब कहा? जब रिकॉम्बिनेशन हुआ। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दो टर्म है, आगे हम सारा पढ़ेंगे। नॉन पेरेंटल, क्योंकि वो नॉन पेरेंटल आए ही क्यों? मेंडल के केस में तो सिर्फ पेरेंटल आए, सिर्फ पेरेंटल ही आए थे ना, जितना सेम टू सेम पेरेंट वाले, तो पेरेंटल आए क्योंकि लिंकेज नहीं थी। नॉन पेरेंटल आए क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो लोग सेग्रीगेट नहीं हो पाए, तो नॉन पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन भी बने। बट ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा बेटा कि पेरेंटल वाले कम हैं नॉन पेरेंटल ज़्यादा है। हाँ 50-50 का चांस रहता है, बट 50 से ज़्यादा हमेशा पेरेंटल वाला ही होगा फॉर श्योर। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू, अब ये जो नॉन पेरेंटल था ये किस केस में था, क्यों था? मॉर्गन ने एट्रीब्यूट करा कि ये किस वजह से हुआ? फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज की वजह से हुआ, कि भाई दो जीन था, उनके बीच में लफड़ा चल रहा था, उनके बीच में कुछ ना कुछ फिजिकल एसोसिएशन, कुछ ना कुछ लिंकेज तो था, इसी वजह से उनको टर्म मिली लिंकेज। लिंकेज क्या था? टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन के बीच में एसोसिएशन है उनको हम लिंकेज कहेंगे। और रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन को उन्होंने यूज़ करा कि भाई जो नॉन पेरेंटल वाले जीन के कॉम्बिनेशंस थे वो क्यों आए, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन था। ठीक है। मॉर्गन और उसके ग्रुप को मिला कि इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। उन्होंने देखा, अब देखो जो जीन्स आपस में बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, लिंक्ड मतलब पेरेंटल वाले, तो अगर वो टाइटली लिंक है तो पेरेंटल वाले ज़्यादा, नॉन पेरेंटल वाले कम। ठीक है। और अगर वो लूजली लिंक्ड हैं, ढीले ढाले, बहुत कम एसोसिएशन है उनके बीच में, लिंकेज कम है, तो नॉन पेरेंटल वाले ज़्यादा तो पेरेंटल वाले कम।
समझ आया? तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स तो थी वो बहुत टाइटली लिंक्ड थी, कुछ थी जो कम लिंक्ड थी, जो लूजली लिंक्ड थी। टाइटली लिंक्ड वाले लो रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, लूजली लिंक्ड वाले स्लो हायर रिकॉम्बिनेशन, उन्होंने क्या दिखाएंगे, वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड द जीन वाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड। देखो जो वाइट और येलो के जो जीन्स थे वो कैसे थे, टाइटली लिंक्ड थे, और उन्होंने सिर्फ 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जबकि जो वाइट और मिनिएचर विंग वाले थे उन्होंने 37% रिकॉम्बिनेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस, वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसका जो स्टूडेंट था, अब मॉर्गन अंकल का स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्ट्रेटवेंट, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन पेयर के बीच में, सेम क्रोमोसोम के अंदर जीन पेयर के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करा। ठीक है, पता लगाया कि कैसे क्या पता लगाते हैं, और फिर वो एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, और फिर वो जीन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये पता कर सकते थे। एंड मैप, जैसे कि मान लो ए और बी है, देखो ए और बी के मान लेते हैं 15% है। ठीक है, सी और डी के बीच में 20 है, ए और डी के बीच में 50 है, बी सी के बीच में 5 है। तो सबसे ज़्यादा वाला देखो, अब हमको ऑर्डर बताना है कि भाई सबसे पहले कौन सी जीन आई होगी, तो ए डी के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ए इधर डी इधर। अब देखो ए बी के बीच में 15 है, सी डी के बीच में 20 है, और बी सी के बीच में 5 है। तो अगर मैं इधर बी और इधर सी लिखूँ, ठीक है, तो अब ए सी का नहीं दिया ना अपन को। ठीक है, ए सी का नहीं दिया, ए बी के बीच में ये 15 है, बी सी के बीच में ये 5 दिया है, सी डी के बीच में ये 20 है, और ए डी के बीच में ये पूरा 50। इसको काउंट मत करना कि मैम ये तो 20, 15, 5 तो इतने ही हुए, 50 नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बस तुमसे इस तरीके से डाटा देगा और तुमको ऑर्डर पूछेगा, तो सबसे बड़े से शुरू करना लिखना, जिसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ा डाटा लिया हो ना उसको टर्मिनल पॉइंट्स पे लिख के फिर सॉल्व कर लोगे तुम लोग। ठीक है, आज के टाइम पे क्रोमोसोम के ऊपर भाई मैपिंग कर दिया, बहुत भारी काम कर दिया उस आदमी ने। ठीक है, आज के टाइम पे जो जेनेटिक मैप है ना उसको बहुत ज़्यादा रोल है यार उसका। ठीक है, सिक्वेंसिंग ऑफ जितना भी अपन आगे पढ़ेंगे, जीनोम प्रोजेक्ट को सिक्वेंस करा, ये सब जीन मैपिंग के ऊपर ही बेस्ड है। इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ये भी हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो 2 क्रॉस करवाए थे उन्होंने, येलो वाइट, येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल थी, है ना, मैंने बताया था यार तुम लोगों को, तुम लोग भूल गए क्या? येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल थी। वाइल्ड टाइप में कौन था, मेल था ना, उसकी रेड आइज थी, और बॉडी कैसी थी, ब्राउन था, भाई काला आदमी था। ठीक है, अब इधर देखो वाइट, फिर से वही लॉजिक लगाना, वाइट आइज, मिनिएचर विंग, क्योंकि पता है तुम लोगों को ऐसे लड़कियां स्कूटी चलाने में वैसे बदनाम है, फिर उनको पंख दे देंगे तो बिल्कुल पापा की परी हो जाएंगी। तो सिर्फ पापा के परी की वजह से ही हम लोगों ने उसको मिनिएचर विंग दिए हैं, ताकि वो किसी को ठोक ना दे उड़ा के। और वाइल्ड टाइप में नॉर्मल विंग होंगे उसके पास, आदमी लोगों को भाई नॉर्मल विंग दिए हैं। उसकी आंखें कैसे होंगी, सॉरी रेड आइज होंगी। ठीक है, अब ये क्रॉस ए है, ये वाला बी है। इस क्रॉस ए के अंदर F1 जनरेशन मिली उन्होंने, फिर F2 के अंदर देखा तो उनको पेरेंटल वाले तो मिले 98.7, रिकॉम्बिनेशन वाले मिले 1.3। रिकॉम्बिनेशन कम क्यों मिले, क्योंकि वो जीन आपस में टाइटली लिंक्ड थी, इसी वजह से पेरेंटल वाले ज़्यादा मिले, रिकॉम्बिनेशन वाले कम मिले। दूसरे में पेरेंटल वाले हैं तो ज़्यादा भी, बट रिकॉम्बिनेशन वाले भी कम नहीं है। 37 इज़ फार मोर देन 1.3। तो रिकॉम्बिनेशन वाले अब 37 कैसे आ गए, क्योंकि इस वाले क्रॉस का जो डाटा था, इस वाले क्रॉस के डाटे की जो जीन्स थी वो कैसी थी, लूजली लिंक्ड थी आपस में, इस वजह से इसमें रिकॉम्बिनेशन वाले 37.2 मिले हमको। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, तो देखो भाई अभी एक फिगर 4.11 ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा बस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कितना जितना पढ़ाया उतना फिर से पढ़ना, कुछ चीज़ ना समझ आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, कैसा लग रहा है तुमको वो भी बता देना। और आई एम रियली सॉरी, कुछ तो ये यूट्यूब नहीं चल रहा था और कुछ हमारे घर में थोड़ा सा फंक्शन प्रोग्राम छोटा सा है, तो हाँ तुम लोग भी आ जाना।
तो यार इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले पाई। तो आज की हो जाएगी। आज मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 क्लास और रिकॉर्ड करके रख दूँ फिर तुमको कल परसों में, ताकि तुम गैप ना बने बीच में, ठीक है। और शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल से एक बनाया था कल बस, ठीक है। तो और ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। इसके मतलब आफ्टर संडे आई एम कम्प्लीटली फ्री। मैं बिल्कुल रेगुलर शॉर्ट्स और वीडियोस सब अच्छे से डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना तुम लोगों को ना मुझे। तो अभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, तुम लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा इस साल। इस साल तो मतलब इस साल नहीं, मतलब 2024 में तुम लोग फाड़ दोगे पेपर, ठीक है, करने के बाद, ओके, ठीक है। और एनसीईआरटी अपनी पढ़ते रहो, जितना पढ़ाया जाए उतना रेगुलर आके पढ़ो, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हैं 3 दिन ऐश मार रहे हैं, ऐसे नहीं होता बेटा। कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार कोई काम अगर धीरे धीरे भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट अगर ऐसे गैप में तुम ज़्यादा भी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो अपने रूटीन को सुधारोगे, उसमें सुधार की कोई ज़रूरत है, अदरवाइज़ जितना स्मूथ जा रहा है उतना तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो, अपना ध्यान रखो, और ठीक है चलो तो फिर टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों ऑलवेज।